हेलो फ्रेंड्स, आई एम रश्मि रंजन पटनायक एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी, उसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो कि है आवर चेंजिंग अर्थ। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये हर तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल बच्चों के लिए तो ज़रूरी है, उसके बाद जो हमारे कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो एसएससी, रेलवे, जेई ये सब देते हैं इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ। सो अर्थ इज डिवाइडेड बाय सम लिथोस्फेरिक प्लेट, और जिसको बोलते हैं क्या, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो हमारे धरती के अंदर कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि ईच ईयर कुछ मिलीमीटर तक मूवमेंट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब वो कुछ मिलीमीटर तक मूवमेंट करते हैं एक ऐसा समय आता है जो जबकि वो दोनों टकरा जाते हैं और कोलाइड विथ ईच अदर। उसके बाद क्या होता है, और वो क्यों कोलाइड करते हैं इसका भी एक रीजन है, क्योंकि हमारे धरती के जो कोर है वो मोल्टेन मैग्मा से भरा हुआ है और ये जो प्लेट्स हैं ये उनके ऊपर तैरते हैं। इसके लिए वो एक कुछ ईयर के बाद दोनों कोलाइड हो जाते हैं। कुछ प्लेट हैं जैसे कि हमारे यूरेशियन प्लेट, देन साउथ अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। वो जो प्लेट है वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं और जो प्लेट है उनके ऊपर हमारा ओशन का जो बेस है और जो कॉन्टिनेंट्स है उसके ऊपर ही प्लेट है, उसके ऊपर ही हैं, इसीलिए वो उसके साथ ही मूवमेंट करते हैं। और जो वो टकराते हैं और जब कोलाइड करते हैं उसके बाद दो फोर्सेस होते हैं। कौन दो फोर्सेस? एक है एंडोजेनिक फोर्स और एक है एक्सोजेनिक फोर्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं एंडोजेनिक फोर्स क्या है। The forces which act in the interior of the earth are called endogenic force। जो फोर्स जो कि जब वो टकराते हैं और जो फोर्स अर्थ के अंदर होता है उसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। अर्थ के अंदर जो फोर्स होता है उसको एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं, और जो फोर्स अर्थ के बाहर होता है उसको एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। द फोर्स दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सोजेनिक फोर्स। जो अर्थ सरफेस में काम करता है उसको एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। ये देखिए, ये एक मैप है, आपको समझ आ जाएगा क्या है एंडोजेनिक क्या है एक्सोजेनिक। अर्थ का जो मूवमेंट है वो दो तरह का होता है, एक है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक में क्या होता है, एक तो होता है सडन फोर्सेस और डिजास्टरिक फोर्सेस। बट सडन फोर्सेस लाइक अर्थक्वेक होता है, वोल्कन होता है और लैंडस्लाइड होता है इसके लिए। तो एंड डायस्ट्रोफिक फोर्स क्या है, बिल्डिंग माउंटेन्स कैसे बिल्ड होते हैं ये आप पहले समझ लीजिए। जब दो प्लेट टकराते हैं, एक प्लेट जब नीचे चला जाता है दूसरे प्लेट के, देन दूसरा प्लेट है वो ऊपर उठ जाता है थोड़ा, क्योंकि अगर एक प्लेट ये है एक प्लेट और दूसरा प्लेट है ये इंडिया का प्लेट है और ये यूरेशिया का प्लेट है। जब इंडिया का प्लेट ऐसे आगे जाकर यूरेशिया के प्लेट से टकराया तब क्या हो गया, हमारा हिमालयन माउंटेन हो गया। कौन सा माउंटेन हुआ? हिमालयन माउंटेन। इसी तरह माउंटेन्स बिल्ड होते हैं। जब दो प्लेट टकराते हैं, एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर चला जाता है, नीचे चला जाता है, और जो पहला वाला प्लेट है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। इसी तरह से माउंटेन हमारे फॉर्म होते हैं। सडन फोर्सेस में क्या क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, वोल्कन होता है एंड लैंडस्लाइड होता है। और एक फोर्स है जो कि है एक्सोजेनिक फोर्स। ये क्या करता है, इरोजन एंड डिपोजिशन। हमारे जो लैंड है, लैंड फॉर्म में, पहले तो लैंड नहीं था, पहले सब वाटर था। तो ये जो लैंड फॉर्म में ये कैसे हुआ है, इरोजन और डिपोजिशन के लिए। जो रिवर है, विंड है, सी वेव से एंड ग्लेशियर से, ये सब हमारे लैंड फॉर्म करते हैं। कैसे? ये उनके साथ कुछ चीज़ ऐसे बहा के ले जाते हैं या उड़ा के ले जाते हैं, जिसके बाद एक जगह पे वो उसको रख देते हैं, जबकि जो कि लैंड में फॉर्म हो जाता है। ये था हमारा एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स। नेक्स्ट, ओके, नाउ अर्थक्वेक और वोल्केनो कैसे होता है। एंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो कॉजेस मास एक्सर्शन ऑन द सरफेस। जो हमारे एंडोजेनिक फोर्स हैं वो क्या करते हैं, वो
सडन मूवमेंट करते हैं, जब सडन मूवमेंट करते हैं, जब दो प्लेट टकराई तो क्या होता है, देखिए ये एक पहाड़ है, अगर इसमें यहाँ लावा है, अगर इसमें दरार पड़ जाए तो वो लावा क्या करता है, यहाँ तक चला आता है, धीरे धीरे वो इसे ऐसे ऊपर के और आकर यहाँ पर एक ओपनिंग हो जाता है उसका, और यहाँ से वो निकल जाता है लावा। ये अर्थक्वेक के कारण होता है। जब भी अर्थक्वेक होता है, हमारा जो माउंटेन्स है उसमें दरार पड़ जाता है, वो दरार धीरे धीरे लावा में लावा उसके अंदर धीरे धीरे चले जाते हैं, और जब दूसरा अर्थक्वेक होता है तभी वो ऊपर वाला ओपनिंग खुल जाता है और वो लावा सब बाहर निकल आते हैं, उसे बोलते हैं वोल्केनो। नाउ देखिए ये वाला, ए वोल्केनो इज ए वोंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू व्हिच मोल्टेन मटेरियल्स एरप्ट सडनली। मीन्स वोल्केनो कैसे आता है, ये है हमारा माउंटेन, इसको बोलते हैं ओपनिंग। मैंने जो बोला था ना, यही है ओपनिंग, जिसको बोलते हैं ओपनिंग को क्या बोलते हैं, माउंटेन को ओपनिंग को बोलते हैं क्राटर, क्रेटर बोलते हैं उसको। ये है हमारा अर्थ का क्रस्ट और ये है मेंटल। जो हमारा माउंटेन है यहाँ से ऊपर आ जाता है। माउंटेन कैसे फॉर्म होता है, जब जो प्लेट्स टकराते हैं अपने हाथ में, एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर चला जाता है और माउंटेन फॉर्म कर देता है। तो ये है उसका काटर, मुंह जो माउथ होता है उसको बोलते हैं काटर माउंटेन का, और जो माउंटेन का माउथ होता है उसे बोलते हैं क्राटर, जहाँ से गैसेस निकलते हैं और आस निकलते हैं। आस क्या है, आस है एक तरह का धुआं जिसके साथ क्या हमारा जो गैस है वो भी निकलता है। और मैग्मा हमारा कहाँ स्टोर हुआ है, मेंटल के नीचे, मीन्स कोर में। सो नाउ देखिए अर्थक्वेक कैसे होता है, जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। जब हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करते हैं तो सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट होता है। द वाइब्रेशन ट्रेवल्स ऑल अराउंड द अर्थ, दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। वही वाइब्रेशन को अर्थक्वेक कहते हैं। तो अर्थक्वेक में दो मेन होता है, एक है फोकस और एक है एपिसेंटर। फोकस क्या होता है, फोकस होता है द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट। जहाँ भी ये एक प्लेट है, जहाँ से भी मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस। और एपिसेंटर किसे बोलते हैं, द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस। फोकस के ठीक सीधे जो सरफेस होता है उसी को ही बोलते हैं एपिसेंटर। आपको नेक्स्ट डायग्राम में समझ आ जाएगा। देखिए इस डायग्राम को, देखिए ये है एक टेक्टोनिक प्लेट, ये एक प्लेट है, सॉरी, अच्छा ये एक प्लेट है जो कि हमारा है टेक्टोनिक प्लेट एक है। देखिए जब मूवमेंट होता है तो क्या होता है, यह है फोकस जहाँ की अर्थक्वेक हुआ है, उसके ठीक ऊपर होता है एपिसेंटर जो कि हमारे सरफेस के ऊपर है, जहाँ की हम रहते हैं उसे बोलते हैं, उसी में होता है एपिसेंटर। और जो फोकस है वो ज़मीन के अंदर होता है। और जो अर्थ वेब है, जो अर्थक्वेक के वेब है, वो इसी तरह से निकलते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। और ये वेव अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव हुआ तो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, और इसका अगर मैग्नीट्यूड 6 पॉइंट के ऊपर हुआ तो भी बहुत डिस्ट्रक्शन ये मचाता है। तो हमारा जो
अर्थक्वेक है वो 3 तरह में डिवाइड हुआ है। सो पहले क्या है, पी वेव्स जिसको बोलते हैं प्राइमरी वेव, देन एस वेव सेकेंडरी वेव एंड एल वेव लॉन्ग वेव। प्राइमरी वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, सेकेंडरी वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, और जो एल वेव है उसे बोलते हैं सरफेस वेव। सो प्राइमरी वेव कहाँ होता है? प्राइमरी वेव बोथ लिक्विड एंड सॉलिड में होता है, बोथ लिक्विड एंड सॉलिड में होता है। एस वेव होता है ओनली सॉलिड में, ओनली सॉलिड में होता है एस वेव। एंड जो एल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल है वेव, वो ओनली सरफेस में ही होता है। सो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ये एल वेव मचाता है क्योंकि ये सरफेस में जाता है, और पी एंड एस वेव के बाद एल वेव आता है। तो आप समझ गए होंगे अर्थक्वेक के बारे में। इसको बोलते हैं, ये जो वेव इसको बोलते हैं सेस्मिक वेव्स, इसको बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। ओके, गुजरात के भुज में एक अर्थक्वेक आया था। वो जो अर्थक्वेक आया था वो 2001 में आया था। कब आया था? वो आया था 2001 में, जबकि वहाँ में 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स को, एक स्कूल था जिनमें से 971 स्टूडेंट थे और 31 टीचर्स थे। वो स्कूल कोलैप्स कर गया था, मीन्स वो स्कूल टोटल कोलैप्स कर गया था, और जो उसमें 971 बच्चों की जान गई थी, और जो टीचर्स हैं 31 टीचर्स उसकी भी जान गई थी। और जो मैग्नीट्यूड है और अर्थक्वेक का जो मेजरिंग है वो रिश्टर स्केल में होता है। कौन से स्केल में? रिश्टर स्केल में। और वो अर्थक्वेक जो भुज में आया था उसका था 6.9, उसकी जो तीव्रता थी वो 6.9 थी। ओके, नाउ अगर अर्थक्वेक का 2.0 हुआ, जो हम रिक्टर स्केल में मापते हैं ना, जो अगर अर्थक्वेक 2.0 हुआ तो वो लेस डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर 5.0 हुआ तो वो कुछ थिंग्स या ये बिल्डिंग कोलैप्स नहीं करा था, वो घर में अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो तोड़फोड़ कर देता है। अगर 6.5 और 7 हुआ तो वो एक स्कूल या एक घर को कोलैप्स कर सकता है। उसमें इतना पावर होता है कि वो एक स्कूल और घर को भी कोलैप्स कर सकता है। नाउ अर्थक्वेक के बचने के तरीके क्या क्या हैं? देखिए, अगर आप सडनली एक अर्थक्वेक हुआ तो आप उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, पहले आप एक सेफ स्पॉट आपको खोजना होगा। सेफ स्पॉट क्या है? किचन काउंटर। आपको जो किचन है, किचन के नीचे जो किचन जहाँ गैस रखा हुआ है उसके नीचे जो बेसमेंट है उसके नीचे आप घुस सकते हैं, या टेबल डेस्क के नीचे, और इनसाइड ए कॉर्नर ऑफ द वॉल, जो वॉल का जो कॉर्नर होता है वहाँ भी रह सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पिलर होता है और पिलर इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन सह सकता है। देन स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ से आप बाहर रह सकते हैं? फायर प्लेसेस, एरियाज ऑफ चिमनीज, जहाँ चिमनी है, फायर प्लेसेस है, विंडोज़, ग्लास के विंडो जहाँ पे है, या मिरर, ये सब से आप दूर रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेजर लैंडफॉर्म्स। सो हमारे लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं? उसके दो रीजन है, एक है वेदरिंग, एक है इरोजन। व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग इज द प्रोसेस वेयर रॉक्स ब्रोकन, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, जहाँ पे रॉक, जो हमारा रॉक है वहाँ जहाँ पे ब्रोकन होता है और ब्रेक होता है, उसको बोलते हैं वेदरिंग प्रोसेस। ये नेचुरली ही होता है। और इरोजन प्रोसेस किसको बोलते हैं? वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप
बाय डिफरेंट एजेंट्स वाटर विंड आइस। जो वेदरिंग हुआ था ना रॉक्स का, उसके बाद जो हमारे विंड है, वाटर है और आइस है, जब वो उस रॉक को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं इरोजन। मीन्स क्षय करना व छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। दिस इरोड मटेरियल्स मीन्स जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं लाइक सैंड, स्मॉल चिप्स, दिस मटेरियल्स कैरीड अवे ट्रांसपोर्ट बाय वाटर विंड। वो जो मटेरियल्स है वो कैसे कैरीड अवे होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? वो जाते हैं विंड और आइस के थ्रू और वाटर के थ्रू। विंड और वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो इरोजन करके किसी एक जगह पर डिपॉजिट कर देते हैं। वहाँ पे सरफेस हो जाता है अर्थ का और लैंडफॉर्म फॉर्म्स हो जाता है और वहाँ पे लैंडफॉर्म हो जाता है। नाउ वर्क ऑफ रिवर। रिवर कैसे वर्क करता है देखिए, अगर रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर स्टम्बल्स एट द स्टेप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन स्टीप वैले। देखिए, एक रिवर जब एक पहाड़ के ऊपर से नीचे बहता है जिसको बोलते हैं वाटरफॉल, उसे क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। तो क्या होता है देखिए, इस डायग्राम को आप ठीक से देखिए। देखिए, ये है हार्ड रॉक, ये है सॉफ्ट, ये हार्ड, ये सॉफ्ट, देन ये हार्ड। जब एक रिवर आता है ऊपर से, जब वो नीचे तक बहता है तो हार्ड रॉक को वो इरोड नहीं करता। वो क्या करता है, जो सॉफ्ट रॉक है उनको ही काटता चला जाता है। तो फिर से हार्ड रॉक आया, फिर से सॉफ्ट रॉक आया, इसी तरह से वो नीचे आता है और रिवर बन जाता है नीचे आकर। सो हमारा जो हाईएस्ट वाटरफॉल है उसके बोलते हैं एंजेला फॉल, जो कि है वेनेजुएला में इन साउथ अमेरिका। और एक वाटरफॉल है नाइग्रा फॉल, जो कि है कनाडा यूएसए में। सो हमारा एंजेला वाटरफॉल कहाँ है? वेनेजुएला में, जो कि है साउथ अमेरिका में। और नाइग्रा वाटरफॉल है कनाडा यूएसए में। और भी एक विक्टोरिया वाटरफॉल जो कि है जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर में। सो एंजेला वाटरफॉल है वेनेजुएला में, साउथ अफ्रीका में। नाइग्रा वाटरफॉल है कनाडा यूएसए में। एंड जो विक्टोरिया फॉल है वो है जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया में, जो कि है साउथ अफ्रीका में। सो जब रिवर नीचे आ जाता है तब वो क्या करता है, प्लेन्स में एंटर करता है। जो हमारे समतल अंचल हैं, जो हमारे समतल लैंड है उसमें एंटर करता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं प्लेन्स। तो उसमें एंटर करता है। उसके बाद क्या करता है, वो टॉन्स लेता है। इस तरह से कुछ टॉन्स लेकर जाता है। आप देखते हैं रिवर कभी भी सीधा नहीं जाता, वो घूम घूम कर ऐसे ही जाता है। तो वो उसको क्या बोलते हैं? मिनांडर्स। व्हाट इज मिनांडर्स? As the rivers enter the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. Due to continuous erosion and deposition, जब continuous erosion और deposition होता है, meander क्या होता है? meander एक large river होता है जहाँ से कि पानियाँ बहती हैं। जब ये वाटर बहता है उसके साथ वो कुछ सामान लेकर आता है, जैसे कि स्मॉल सैंड्स हो गया, रॉक्स हो गया, वो सब डिपॉजिट कर देता है यहाँ पर डिपॉजिट कर देता है। तो क्या होता है, तो ये जो रिवर का माउथ है वो स्मॉल हो जाता है। जो रिवर का माउथ है स्मॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस माउथ में ही सब कुछ डिपॉजिट कर देता है। तो जो ये अलग सा रिवर बना है इसी तरह से ही बना है। देखिए, ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन along the sides of the meander, the ends of the meander loop comes closer and closer. This is the ends of the meander loop. ये एक एंड्स था। इसमें डिपोजिशन होने के बाद वो
थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं, ये जो दो एंड है ये थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, एक ऑक्स बोल लेक फॉर्म हो जाता है, जो कि रिवर से अलग होकर एक अलग ही लेक अपना बना लेता है, जिसको बोलते हैं ऑक्स बोल लेक। At times, when river overflow its bank, this leads to flooding of the neighboring area. As it floods, it deposits layers of fine soil and other minerals called sediments along its banks. तो क्या होता है, जब रिवर अपने साथ कुछ अदर पार्टिकल्स ले आता है, जैसे कि जब रिवर में फ्लड आता है तो क्या होता है, तो पानी अपने साथ कुछ सॉइल, स्मॉल फाइन सॉइल्स और कुछ ये सब लेकर आता है, तो क्या होता है, वो सब यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसको कि बोलते हैं फ्लड प्लेन। जिसको क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन बोलते हैं, जहाँ कि हमारा एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि वो जो सॉइल लेकर आते हैं उसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, उसके क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। उसके बाद जो रेस्ड बैंक होता है, जब रिवर अपने साथ कुछ सॉइल लेकर आता है, सबको तो एक समान नहीं वो डालता, वो कुछ रेस्ड पार्ट हो जाता है। जब सॉइल डिपॉजिट होते हैं तो कुछ जगह पर ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए वो जगह थोड़ी ऊपर उठ जाती है, इसको बोलते हैं क्या, लीविस। इसको क्या बोलते हैं, लीविस। नाउ व्हेन द रिवर अप्रोचेस टू द सी, जब रिवर सी की ओर जाता है तो क्या होता है, आप एक बात गौर कीजिए, ये है सी और यहाँ रिवर जाता है। प्लेन में रिवर का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जबकि वो जब सी की ओर जाता है उसका स्पीड जो है स्लो होता जाता है। क्यों, क्योंकि सी का पानी भी यहाँ रिवर्स आता होगा, इसके वजह से ये जो रिवर है वो स्लो वहाँ पर हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटरीज बना लेता है। और क्या बना लेता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखिए, एंड रिवर ब्रिंग्स ब्रेक इनटू नंबर्स ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। वो क्या करता है, वो ब्रेक कर जाता है, कुछ नंबर्स में थोड़ा ब्रेक कर जाता है यहाँ, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज यहाँ पर जब फोर्स पड़ता है रिवर का तो ये रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी बना लेते हैं, क्योंकि स्लो डाउन हो जाता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटरी बना लेते हैं। और जो सम सेडिमेंट्स है उसको भी ये रिवर माउथ में डाल देते हैं, जो कि स्मॉल पार्टिकल सॉइल है और सम डिपॉजिट मिनरल्स, वो यहाँ पर डाल देते हैं। और ईच डिस्ट्रीब्यूटरी मेक्स इट्स ओन माउथ। ये डिस्ट्रीब्यूटरीज का माउथ है, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटरीज का माउथ है। सो वो अपना एक माउथ बना लेते हैं, जो जिसको बोलते हैं डेल्टा। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स डेल्टा। ये जो माउथ है इसको बोलते हैं डेल्टा, इसी को ही बोलते हैं डेल्टा। रिवर जब डिस्ट्रीब्यूटरी बना लेता है तो डिस्ट्रीब्यूटरीज के माउथ में वो कुछ सेडिमेंट्स जमा कर लेता है। इस कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स इज कॉल्ड डेल्टा। नाउ नेक्स्ट इज वर्क ऑफ सी वेव। सी वेव कैसे वर्क करते हैं, देखिए, आप जब जाएंगे बाहर घूमने, किसी भी जगह जाइए जहाँ पर सी के साइड पे ही एक माउंटेन होगा, तो आप वो माउंटेन के डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे। क्या, केव देखेंगे, सी आर्चेस देखेंगे, स्टैग्स देखेंगे, सी क्लिप्स देखेंगे। अभी ये सब क्या है आपको समझ आएगा। देखिए, सी का वाटर जो है, अगर यहाँ पर माउंटेन में मान लीजिए एक क्रैक है, इसमें एक क्रैक है, तो क्या होगा कि सी का वाटर
और समुद्र का पानी यहाँ पर जाएगा और कंटिन्यूसली उसको हीट करेगा। इस जगह को कंटिन्यूसली जब वो हीट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इरोजन होगा, छोटा इरोजन होगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा। इसी जगह को बोलते हैं केव। देखिए, द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स continuously strike at rocks. Cracks develop over time. They become larger and larger. These cracks becomes larger and larger over time. This is called the sea cave. इसको ही बोलते हैं क्या, sea cave उसको बोलते हैं। As these caves bigger and only the roof of the mountain, जब रूफ ऑफ का माउंटेन का रूफ ही रह जाता है और ये केव्स बड़ा होता चला जाता है, ओनली माउंटेन का रूफ रह जाता है, उसको बोलते हैं सी आर्च। उसको हम क्या बोलते हैं, सी आर्च बोलते हैं। जब वो माउंटेन का रूफ गिर जाता है, ओनली एक लॉन्ग स्टैंडिंग माउंटेन रह जाता है, उसे बोलते हैं अलग से, लॉन्ग स्टैंडिंग माउंटेन रह जाता है अलग से, उसे बोलते हैं स्टैक। देखिए यहाँ पर, as these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain. ये जो केव का रूफ ओनली रह जाता है, उसी को बोलते हैं आर्चेस। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ ऑफ द वॉल, रूफ एंड वॉल ऑफ द रूफ एंड ओनली वॉल आर लेफ्ट। ओनली वॉल ही रह जाता है, रूफ को ब्रेक कर देता है, उसको बोलते हैं सी स्टैक्स। उसको क्या बोलते हैं, सी स्टैक्स। The steep rocky roofs coast rising along the vertically above the sea water is called sea cliff. Sea cliff का किसे बोलते हैं, ये जो वर्टिकली सी के साइड में कुछ वर्टिकली माउंटेन होते हैं, उसे बोलते हैं सी क्लिफ्स। एंड वो जो सी जो सेडिमेंट्स अपना डिपॉजिट करता है, वहाँ से ही सी बीच हमारा बनता है। सी बीच वहाँ से ही फॉर्म होता है। जो सी अपने साथ डिपोजिशन लाता है वह और सेडिमेंट्स जो वो लाता है, तो वो सी शोर में लाकर छोड़ देता है और उस वहाँ से ही सी बीच हमारा बनता है। देखिए ये डायग्राम में, इसको बोलते हैं केव। छोटा है, जब केव बड़ा हो जाता है, बड़ा सा केव बन जाता है, वो ओनली उसका हेड ही रह जाता है, अपर पार्ट ही रह जाता है केव का, उसे बोलते हैं आर्च। और जब वो हेड ही गिर जाता है ज़्यादा इरोजेशन में, तो ओनली स्टैक रह जाता है, ओनली स्टैक ही रह जाता है। नाउ नेक्स्ट इज वर्क ऑफ आइस। आइस कैसे वर्क करता है। ग्लेशियर्स में क्या होता है, ग्लेशियर क्या हो, ये रिवर ऑफ आइस है। आइस में जो रिवर होता है उसे ग्लेशियर बोलते हैं। मीन्स जब गर्मी का मौसम होता है तो बर्फ़ पिघल कर रिवर बना देते हैं उस एरिया में, और जब सर्दी का मौसम आता है वही रिवर जम जाता है। तो जब वो रिवर होते हैं गर्मी के सीजन में, तो वो उनके साथ सम सॉइल्स एंड स्टोन्स ले आते हैं और लाकर कुछ जगह डिपॉजिट कर देते हैं, उसे ही बोलते हैं ग्लेशियर मोराइंस। उसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियर मोराइंस। देखिए, ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो। ग्लेशियर्स क्रेव आउट डीप हॉलो देयर। As the ice melts, they get filled up with water and becomes beautiful lakes. जब आइस मेल्ट करता है तो वो वाटर में फॉर्म हो जाता है और ब्यूटीफुल लेक्स भी फॉर्म करते हैं। इन द माउंटेन्स द मटेरियल्स कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक बिग्स एंड स्मॉल सैंड सिल्ट गेट्स डिपोजिटेड। जो वो अपने साथ बड़े रॉक लाते हैं और स्मॉल रॉक लाते हैं, और जो सैंड और सिल्ट लाते हैं वो डिपॉजिट करते हैं, उसे ही बोलते हैं ग्लेशियर मोराइंस। ये जो है ये है हमारा ग्लेशियर मोराइंस, जो कि एक ग्लेशियर लेकर आए थे और फ्रोजन रिवर, जिसको बोलते हैं फ्रोजन रिवर, अपने साथ लेकर आकर यहाँ पर डिपॉजिट किया है, इसे ही बोलते हैं ग्लेशियर मोराइंस। अभी वर्क ऑफ विंड इन डेजर्ट्स।
सो डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में ओनली विंड ही वर्क करता है, क्योंकि वहाँ तो रिवर नहीं है और कुछ अदर नेचुरल फेनोमेनन नहीं है, तो सिर्फ विंड ही वहाँ पर काम करता है। तो डेजर्ट में हम मशरूम साइज के थोड़े रॉक्स देखेंगे, जिसको बोलते हैं मशरूम रॉक्स। और जो मशरूम रॉक है वो कैसे फॉर्म होते हैं, देखिए इस डायग्राम में ये एक बड़ा सा पहले से माउंटेन था और छोटा माउंटेन था। जो विंड है वो इसके नीचे वाले पार्ट को इरोड कर करके ऐसा बना देती है, और ये ऊपर वाला पार्ट वैसा का वैसा ही रहता है। इसे ये मशरूम शेप का दिखता है, इसीलिए इसे मशरूम रॉक बोलते हैं। देखिए यहाँ an active agent of erosion deposition in the desert is wind. The desert you can see rocks in the shape of a mushroom, commonly known as mushroom rock. Wind erodes the lower section of the rock more than the upper part. जब विंड बहता है तो वो क्या करता है, तो वो लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक को इरोड करता है देन द अपर। सो द लोअर सेक्शन धीरे धीरे कम कम होता जाता है। सो उसके बाद मशरूम रॉक जो है वो मशरूम से ले लेता है, इसको बोलते हैं मशरूम रॉक। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड वाइडर टॉप। वो जो रॉक होता है उसका बेस जो है वो नैरो होता है और जो टॉप है वो वाइडर होता है, इसीलिए उसे बोलते हैं मशरूम रॉक्स। अभी सैंड डून्स क्या है, देखिए मान लीजिए आप एक रेगिस्तान में है और वहाँ जोरों से एक आंधी आई, तो वो इसके साथ क्या लाता है, सैंड लाता है, धूल बहुत सारे लाता है। कुछ दिन तक ये आंधी चली। जब एक दिन आंधी खत्म हुआ सडनली, तो वो जो सैंड पार्टिकल थे वो वहीं पे ही गिर जाते हैं, तो वहाँ वो एक डिपॉजिट और लो हिल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक साथ इतने सारे सैंड अगर एक साथ एक जगह पर गिर जाए तो वो लो हिल स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो कि आपको रेगिस्तान में बहुत सारे मिल जाएंगे और दिखने को मिल जाएंगे। उसे बोलते हैं सैंड डून्स। इसे क्या बोलते हैं, सैंड डून्स। When the grains of the sand are very fine and light and the wind carry it over a long distance, wind जो है उसको long distance तक कैरी कर कर ले जाता है और बहुत ही लार्ज एरिया में उसे बिखेर कर रख देता है। उसे winds can carry over to large distance. When the soft sand is deposited in large areas it called loess. जब वो स्मॉल सैंड डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया, जो फाइन पार्टिकल है सैंड का और जो स्मॉल सैंड है वो जब लार्ज एरिया में डिपॉजिट होते हैं उसको बोलते हैं लोइस। और ये जो लोइस है वो कहाँ दिखने को मिलता है, हमारे चाइना में। कहाँ दिखने को मिलता है, चाइना में दिखने को मिलता है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।